हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं 2 वीडियोस में आपका जो बायोलॉजी है 12th की वो कंप्लीट करवा दूंगी। ये फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। इसमें फर्स्ट से लेकर 6th चैप्टर, ठीक है, 1 से लेकर 6 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में 7 से लेकर 13 तक, ठीक है, क्योंकि पूरे 13 चैप्टर्स हैं तो उनके जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दूंगी। एंड ये जो चैप्टर है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसकी तो डिटेल वीडियो है, तो एक बार आप वो भी देख लेना। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। NCERT 10+2 बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर देख लेना। ठीक होगी बात। साथ में आप क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हुए हैं, जैसे आपका 2024 का है, 23 का है, उनको एक बार नज़र मार लेना, क्योंकि 11th का तो एक एक क्वेश्चन जो है वो मैंने करवा दिया है। बट ऐसा करना, 12th के लिए आपने वो सारी वीडियोस भी देख लेनी है। मेरे चैनल पर हर टेट की वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, 21 से लेकर आज तक हर टेट की वीडियो है। तो आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, साथ में वो सारी वीडियोज़ देख लेंगे, स्पेशली बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पर आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं उससे ही। ठीक होगी बात। शुरू करेंगे हमारे पहले चैप्टर से, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन इज। डबल फर्टिलाइजेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? एक तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग, साथ में जो मेल गैमीट है वो फ्यूज़ करता है हमारी सेंट्रल सेल, यानी कि जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। साथ में डबल फर्टिलाइजेशन किसने दी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था नवास्टिन और गिकनार्ड ने 1898 में। ठीक, साथ में फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था? फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने 1884 में। ठीक, तो ये दो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा देखेंगे हम क्वेश्चन, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। अब जो हमारा पोलन ग्रेन होता है उसकी 2 लेयर्ड वॉल होती है, एक होती है एक्साइन, एक होती है एंटाइन। जो एक्साइन होती है वो बाहर वाली लेयर होती है, और एक्साइन बनी हुई होती है स्पोरोपोलिन की। किसकी? स्पोरोपोलिन की। जबकि जो इंटाइन है अंदर वाली होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, पैक्टिन तो दिया है, साथ में सेल्यूलोज की भी बनी होती है, जो हमारी इंटाइन होती है। दोनों क्या है? पोलन ग्रेन की लेयर्स हैं। ठीक होगी बात। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलिनेशन बाय बैट्स। अब पोलिनेशन भी अलग अलग तरह की होती है। पोलिनेशन है क्या? पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। अब इसके भी अलग अलग एजेंट्स हैं, जैसे एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मतलब कि इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन हो रही है। कायरेप्टेरो मतलब कि बैट्स के थ्रू पोलिनेशन हो रही है। एनीमोफिली मतलब कि विंड के थ्रू पोलिनेशन हो रही है। हाइड्रोफिली मतलब वाटर के थ्रू पोलिनेशन हो रही है। ठीक है, दीज आर द एजेंट्स यहाँ पर इंसेक्ट। ठीक होगी बात। तो बाय बैट्स इज कॉल्ड कायरोप्टेरोफिली। चलो, द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल इज यूजुअली थ्रू। अब पोलन ट्यूब है जिसमें आ रहे हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये ओव्यूल में एंटर करेंगे किस एंड से? 2 एंड होते हैं, चलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। तो ये एंटर करते हैं माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि वहाँ पर होते हैं सिनर्जिड्स और साथ में बीच में एग प्रेजेंट होता है, तो वहीं से एंटर करते हैं। फिर वो फर्टिलाइज कर जाता है हमारे एग के साथ, जो एक पोलन ग्रेन है वो, और दूसरा फ्यूज़ करता है जो हमारा सेंटर न्यूक्लियाई होता है उसके साथ। ठीक, करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज। ये हमने 11th वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, वहाँ पर भी था कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो बनता किस तरह से। सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल, उससे मेगास्पोर, और फिर बनेगा हमारा एम्ब्रियो सैक। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मेल गैमीट्स बनने का प्रोसेस हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर फीमेल गैमीट होता तो मेगास्पोरोजेनेसिस होना था। ठीक है जी। स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो सीड किससे बनता है? ठीक है, जो हमारा ओव्यूल होता है, ओव्यूल से बनता है सीड, और ओवरी से क्या बनता है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके HP टेट में। ठीक है, ओवरी से फ्रूट बनेगा, ओव्यूल से सीड बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूटेलम इज प्रेजेंट इन। स्कूटेलम के बारे में हमने 11th क्लास वाले लेक्चर में भी बात की थी। स्कूटेलम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो हमारा मोनोकोट एम्ब्रियो होता है वहाँ पर हमने मेज के एम्ब्रियो का डायग्राम देखा था, तो उसको हम बोलते थे स्कूटेलम। ठीक है जी।
ओके ये फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर के कम क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि इसकी डिटेल वीडियो है, तो आप वो देख लेना, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसके करवाए हुए हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर देख लेते हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो हमें पता है सबसे पहले होती है गैमीटोजेनेसिस, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, चाहे हमारे ओवा हो या फिर मेल में स्पर्म्स हो। ठीक है, उसके बाद होती है इंसेमिनेशन। ठीक, देन फर्टिलाइजेशन होती है मेल एंड फीमेल गैमीट की। देन इम्प्लांटेशन होती है जाइगोट की एंडोमेट्रियम में। ठीक है, देन गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, एंड देन एंड में पार्चुरेशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन्स एट। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, या फिर जिनको आप स्पर्म्स बोलोगे। किस स्टेज में शुरू होता है ये प्रोसेस इन मेल? ठीक है, ये शुरू होता है प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी से शुरू हो जाता है। ठीक है, जबकि जो oogenesis का प्रोसेस है वो प्यूबर्टी से शुरू ना होकर जब जो फीमेल फीटस होता है अपनी मदर के वूम में ही होता है, 7th वीक ऑफ जेस्टेशन, वहीं से ही जो oogenesis का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर प्यूबर्टी के टाइम पर वो जो प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट होता है और जो ओवा हैं वो मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन नॉर्मली अकर्स इन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमन बींग्स में, तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, वो हमें देखने को मिलता है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, विच इज़ द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फेलोपियन ट्यूब में होती है। एंड फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ, अगर आपको अलग से पूछा गया तो वहाँ पर एम्पुला रीजन में, एम्पुला रीजन में जो फर्टिलाइजेशन है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम। कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनता था? तो हमने देखा था कि जो ग्राफियन फॉलिकल हैं वो मैच्योर हो गए। ठीक है, और उनमें से जो ओवा है वो रिलीज़ हो गया, ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज़ हो गया। अब जो ग्राफियन फॉलिकल्स रहे वो बन गए हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, विच इज़ येलो कलर। ठीक है, तो ओव्यूलेटेड फॉलिकल से, जिसमें से ओवा जो है वो रिलीज़ हो गया, वो बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक होगी बात। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। ठीक है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उस पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज का होता है। मेनार्क रेफर्स टू। ठीक है, मेनार्क मतलब कि जब मेंस्ट्रुएशन जो है वो शुरू होते हैं उसको बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, एक होता है मेनोपोज, विच इज़ स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक, जो मेनार्क है वो 10 to 12 ईयर्स इन फीमेल शुरू हो जाता है, जबकि मेनोपोज ये भी वेरी करता है। ठीक है, लगभग 45 to 50 ईयर्स के बीच। ठीक है, फीमेल्स में मेनोपोज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटम टू। ठीक है, टेस्टीज जो हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं स्क्रोटम सैक में। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए ये बॉडी से बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। फंक्शन ऑफ एक्रोजोम इन अ स्पर्म इज टू। अब जो एक्रोजोम है ये स्पर्म के बिल्कुल टिप में प्रेजेंट होता है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जब ये फर्टिलाइज करेगा एग की मेम्ब्रेन के साथ, तो उसको ये डाइजेस्ट करके फिर एंटर हो सके और फिर इसका न्यूक्लियस जो है वो फर्टिलाइज हो सके विद ओवा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है एक्रोजोम में। ओके, नेक्स्ट वन, विच सेल इन द टेस्टीज सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इज द मेल सेक्स हार्मोन। अब कौन से सेल से सिक्रीट होता है? ये सिक्रीट होता है लेडिग सेल्स से। ठीक, लेडिग सेल से। जबकि जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्या काम करती हैं? ये जो डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
जिसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वेसेक्टोमी इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ। वेसेक्टोमी क्या है और दूसरी टेक्निक होती है एक ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ये दोनों सर्जिकल मेथड्स हैं विच आर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, वेसेक्टोमी में क्या किया जाता है, जो वास डिफरेंस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनको कट कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर टाई कर दिया जाता है। वेसेक्टोमी मीन्स कटिंग ऑफ वास डिफरेंस। जबकि जो ट्यूबेक्टोमी है इसमें जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि फिर प्रेगनेंसी ना हो। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईयूडी प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय। आईयूडी की फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जहाँ पर कुछ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होती हैं जिनको इंसर्ट कर दिया जाता है यूटेरस में, जिसके कुछ एग्जांपल्स भी आपने सुने होंगे और क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, जैसे कॉपर टी है, मल्टीलोड 375 है, दीज आर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ओके, सो राइट आंसर इज प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। चलो, विच इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। कौन सी STD है इनमें से। ठीक है, TB है, एड्स है, डायबिटीज़, टाइफॉइड। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर, इट इज़ STD, बाकी सभी नहीं है। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज़ इज़ नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड। कौन सी डिजीज़ है जो सेक्शुअली ट्रांसमिट नहीं होती है। ओके, गनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया। मलेरिया जो है वो हमें पता है इट इज़ नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज से होता है विच आर प्रोटोजोन। ठीक, सहेली क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स, अब दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, एक इन विट्रो और एक होती है इन वीवो। इन विट्रो और इन वीवो। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगी वो बॉडी के बाहर होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, लगभग उसी तरह की कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल की बॉडी में। ठीक होगी बात। जबकि जो इन वीवो फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जैसे नॉर्मली होती है बॉडी के अंदर होती है। ओके, एमनियोसेंटेसिस लीगली बैंड बिकॉज इट इज़ मिसयूज्ड फॉर। जो एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक थी हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको बैन किया गया है क्योंकि इसका मिसयूज़ होने लगा सेक्स टर्मिनेशन के लिए, और अगर फीमेल चाइल्ड हो तो फिर उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। इस वजह से इस टेक्निक को लीगली बैन कर दिया गया इंडिया में। ओके, STDs आर ऑल्सो कोल्ड। जो STDs होती हैं इनका दूसरा नाम क्या है, इनको हम बोलते हैं वेनरल डिजीज़ भी। वेनरल डिजीज़ भी। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम, विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर 4। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज। अब मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, जिसमें से एक लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कहा गया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी। ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इन मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इज। अब ये जो क्रॉसेस है इनकी जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज़ हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, फिनोटाइप मतलब कि एक्सटर्नल करेक्टर्स। ठीक है, जीनोटाइप मतलब कि उसके जो जीन्स हैं वो किस तरह के हैं। तो ये डिफरेंस है फिनोटाइप और जीनोटाइप में। अगर हम बात करें F1 जनरेशन की, ठीक है, ये F2 जनरेशन की बात है, अगर हम बात करें F1 जनरेशन की, ओके, तो इसकी जो फिनोटिपिक रेशो होती है वो होती है 3:1, जहाँ पर 3 टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, अगर जीनोटिपिक रेशो की बात करें, F1 जनरेशन की बात कर रही हूँ, तो ये होती है 1:2:1। ठीक, और यहाँ पर पूछा गया है F2 जनरेशन, यहाँ पर फिनोटिपिक रेशो जो है वो होती है 9:3:3:1। ठीक, तो यहाँ से तीनों चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। चलो, कंडीशन इन विच बोथ एलील्स ऑफ अ जीन आर एक्सप्रेस्ड। जब दोनों एलील्स जीन के एक्सप्रेस करें उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं यहाँ पर। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज्ड बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, सटन एंड वोबेरी ने दी। क्वेश्चन रिपीटेड है ये। जीन्स आर लोकेटेड ऑन। जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स में। इनमें से कौन सा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है
सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, सो इट इज़ हीमोफीलिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया और जो थैलेसीमिया है ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। चलो, जीनोटाइप ऑफ अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ इज़। जीनोटाइप क्या होता है उस पर्सन का जिसका जो ब्लड ग्रुप है ओ होता है, तो ओ में होता है आई। ठीक है, अगर हम बात करें जो ब्लड ग्रुप होता है ए, उसका जीनोटाइप क्या होता है, उसका जीनोटाइप या तो होगा आई ए या फिर, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए की बात है। अगर बी देखें तो आई बी या फिर आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, स्मॉल आई फॉर ओ। ओके, फिर हमारा एक और ब्लड ग्रुप होता है दैट इज़ ए बी ब्लड ग्रुप, वहाँ पर आई बी। ठीक है, और ओ का तो यहाँ पर दिया ही हुआ है। चलो, हु डिस्कवर्ड लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज जो थी किसने डिस्कवर की थी, ये की थी मॉर्गन ने। ओके, विच ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय टी.एच. मॉर्गन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज। ठीक है, तो उन्होंने यूज़ किया था ड्रोसोफिला का। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। द टर्म एलील कॉइंड बाय, एलील टर्म जो है किसने कॉइन की, जॉनसन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलेंगे नहीं। एलील टर्म वाज कॉइंड बाय जॉनसन। द टाइप ऑफ क्रॉस दैट इन्वॉल्व टू ट्रेट्स, जहाँ पर दो ट्रेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पी प्लांट के ऊपर, तो उन्होंने दो ट्रेट्स लिए थे, जो था जैसे राउंड और येलो, है ना, राउंड येलो, और दूसरे ट्रेट से रिंकल्ड ग्रीन। तो ये दो ट्रेट्स इन्होंने लिए थे कि सीड की जो शेप है वो किस तरह की है, और दूसरा उसका कलर किस तरह का है। ठीक, तो दो ट्रेट्स दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल चाइल्ड इन अ नॉर्मल ह्यूमन कपल। क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि मेल चाइल्ड होगा नॉर्मल ह्यूमन कपल में, तो उसके लिए हम एक क्रॉस देख सकते हैं। जैसे हमारे पास मेल गैमीट्स क्या होते हैं, XY, और फीमेल गैमीट्स XX। ओके, हम इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं XX, ठीक है, XY, XX और XY। अब देखो, दीज आर मेल, है ना, तो 50% चांसेस हैं कि मेल होगा और 50% ही चांसेस हैं कि फीमेल चाइल्ड होगी। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलो, द जेनेटिक डिसऑर्डर विद ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। अब डिसऑर्डर से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर क्रोमोसोम नंबर 21 है उसमें ट्राइजोमी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती है, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक डिसऑर्डर विद ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। अगर क्रोमोसोम नंबर 21 पर ट्राइजोमी हो जाए तो कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है, इट इज़ डाउन सिंड्रोम। और इस चैप्टर में जो सिंड्रोम है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, और दूसरा सिंड्रोम होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पर जो फीमेल है उसमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ऐसे 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में, बट अगर टर्नर सिंड्रोम की केस में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक, फिर क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हो गए, 47। ऐसे तो 46 होते हैं, बट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने को मिला। टर्नर सिंड्रोम में हमें सिर्फ 45 ही क्रोमोसोम देखने को मिले, 46 क्रोमोसोम जो था वो तो प्रेजेंट ही नहीं था। ठीक होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहला क्वेश्चन है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो था DNA का, ये दिया वाटसन एंड क्रिक ने दिया। किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकबोन ऑफ DNA स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ। जो DNA स्ट्रैंड की बैकबोन है ये बनी होती है शुगर और फॉस्फेट की। ठीक है, शुगर डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ DNA, और RNA में राइबोज शुगर। ठीक, और साथ में फॉस्फेट प्रेजेंट होता है ग्रुप। ओके, विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि RNA में कौन सा बेस नहीं होता है और DNA में कौन सा बेस नहीं होता है। पहले DNA का देख लेते हैं। DNA में कौन कौन से बेसिस होते हैं, एडिनाइन डबल बॉन्ड के साथ थाइमीन से जुड़ा होता है। ठीक है, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन से जुड़ा होता है। ठीक, तो जो हमारा RNA होता है, RNA में एडिनाइन के साथ जुड़ा होता है
यूरासिल, ठीक है। यहाँ पर थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता है और साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो तो वैसे ही जुड़े होते हैं। तो कौन सा बेस जो है आरएनए में प्रेजेंट नहीं है? इट इज़ थाइमीन। आरएनए में थाइमीन की जगह पर यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। एंजाइम दैट जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स, कौन सा एंजाइम है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है? ठीक है, तो जोड़ने का काम करेगा हमेशा लाइगेज। जहाँ पर भी लाइगेज शब्द आया मतलब कि कुछ चीज़ जुड़ रही है। चलो, डीएनए रेप्लिकेशन द एंजाइम दैट अनबाइंड, जब अनबाइंडिंग होती है रेप्लिकेशन के टाइम पर, रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही है, दैट इज़ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो उस टाइम पर जो डीएनए का डबल हेलिक्स है उसको अनबाइंड, उसको खुलना होता है, तो एक एंजाइम लगता है यहाँ पर, दैट इज़ हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द, अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तब दो स्टैंड्स बनते हैं, एक साइड बनता है हमारा लैगिंग स्टैंड और एक साइड बनता है लीडिंग स्टैंड, ठीक है। तो जो लैगिंग स्टैंड होता है वहाँ पर छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला जेनेटिक मटेरियल किसको हम मानते हैं? इट इज़ आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ, अब हमारे पास मेनली 3 प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है रेप्लिकेशन, जहाँ पर डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं, रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पर डीएनए से आरएनए बनेगा, देन ट्रांसलेशन जहाँ पर आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा भी, ओके। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन। चलो, कोडिंग रीजन इन यूकैरियोटिक डीएनए आर कॉल्ड, जो कोडिंग रीजन होते हैं यूकैरियोटिक डीएनए में उनको हम बोलते हैं एक्सोन्स। क्या बोलते हैं? एक्सोन्स बोलते हैं। चलो, कौन सा स्टॉप कोडोन नहीं, हमें पता है 3 हमारे पास स्टॉप कोडोन्स होते हैं, विच आर UAA, UAG और UGA। दीज आर स्टॉप कोडोन्स, और यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि स्टॉप कोडोन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द स्टॉप कोडोन्स, जो 3 मैंने यहाँ पर बताए। तो इनमें से कौन सा स्टॉप कोडोन नहीं है? तो AUG जो है ये स्टॉप कोडोन नहीं है, जबकि ये क्या है? इट इज़ इनिशिएटर कोडोन, ठीक है। और ये किसके लिए कोड करता है? ये कोड करता है मिथ्योनिन के लिए, जो हमारा मिथ्योनिन अमाइनो एसिड है ना, उसके लिए कोड करता है AUG। इसलिए इसको हम ड्यूअल कोडोन भी बोलते हैं, यानी कि इसके 2 काम है, तो मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा, साथ में ये इनिशिएटर कोडोन भी है। ठीक होगी बात? चलो, द सेंट्रल डोग्मा, अभी मैंने बता दिया सेंट्रल डोग्मा क्या प्रोसेस है। डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से डीएनए की कॉपीज़ बन रही हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, देन डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए से प्रोटीन्स बन रही हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस से। न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए बाउंड अराउंड, ठीक है। जो न्यूक्लियोसोम है ये हमने देखा है डीएनए पैकेजिंग में, जहाँ पर जो डीएनए है वो कुछ प्रोटीन्स के अराउंड बाउंड होता है, जिन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। वो हिस्टोन ओक्टामर के रूप में एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनके अराउंड जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है वो रैप रहता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिर न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट हु डेवलप द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका बहुत यूज़ किया जाता है फोरेंसिक साइंसेज में। तो ये जो टेक्निक है इसको डेवलप किया किसने? एलेक जेफरी ने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्राइमरली यूज्ड इन, अभी बताया मैंने, फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन में और पैटर्निटी टेस्ट में यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ऑफिशियली कंप्लीटेड इन, अभी क्वेश्चन पूछा गया था ये शायद 1-2 टेट पहले, कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये कब कंप्लीट हुआ था? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था ये 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट था पूरा, जिसको लॉन्च किया गया था 1990 में, ठीक है। 1990 में लॉन्च किया गया और कंप्लीट हुआ था ये 2003 में। और इसका काम क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इसका काम ये था कि लगभग जितने जीन्स प्रेजेंट है हमारे ह्यूमन डीएनए में उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसको डाटाबेस में फिर स्टोर करना था। ओके, क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे हमारा कि इसका काम क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, कि जितने भी जीन्स ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट है उनको आइडेंटिफाई करना।
Okay, next chapter is evolution. The first question of this chapter is the book on the origin of species was written by, ये book किसने लिखी? origin of species डार्विन ने लिखी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो वाइट विंग्ड मोथ थी और जो डार्क विंग्ड मोथ थी उन पर किस तरह से इफेक्ट पड़ा इंडस्ट्रियलिज्म का. ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है वो. द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स वाज प्रपोज्ड बाय, और थ्योरी भी है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर जो दी थी किसने? लैमार्क ने दी थी. कौन सी वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो हैं जो अभी हमारे में फंक्शनल नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं है. दीज आर अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, विजडम टीथ भी है, कॉकेक्स भी है. लिवर इज नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन. आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन, ये पूछा गया क्वेश्चन है. आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो कनेक्टिव लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिव लिंक है ये. अब होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन सा है ह्यूमन आर्म के लिए? होमोलोगस स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है बट उनका काम अलग अलग होता है. ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा बट अलग अलग तरह का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे. तो ह्यूमन आर्म के जो हमारा होमोलोगस इट इज़ बर्ड विंग. स्ट्रक्चर लगभग सेम है बट इनका जो फंक्शन है वो अलग है. हम बर्ड जो है विंग्स का काम उड़ने के लिए करते हैं बट हम जो हमारे आर्म्स हैं उनका काम किसी अलग पर्पस के लिए करते हैं. उसी तरह से होते हैं कुछ एनालॉगस ऑर्गन्स, है ना. जैसे होमोलोगस है उसका ऑपोजिट है एनालॉगस ऑर्गन. एनालॉगस मतलब कि उनके जो स्ट्रक्चर जो होंगे वो तो डिफरेंट होंगे बट उनका काम जो होगा वो सेम ही होगा जो एनालॉगस ऑर्गन्स होंगे उनका. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स. जो फॉसिल्स हैं उनकी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी. रिपीटेड क्वेश्चन है. विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स. यहाँ पर आ गया एनालॉगस ऑर्गन्स वाला, ऊपर हमने होमोलोगस पढ़ लिया. एनालॉगस मतलब कि जहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा बट फंक्शन सेम परफॉर्म करेंगे. ठीक है, बर्ड्स के विंग्स जो हैं वो भी उड़ने का काम करें, बैट के विंग्स में भी, बट उनका जो ओरिजिन है वो अलग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट बीक शेप्स इन फिंचेस. जो डार्विन फिंचेस थी गैलापागोस आइलैंड में, उनकी जो बीक थी उनकी शेप अलग अलग थी. किस वजह से? अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से. चलो, फर्स्ट होमिनिड टू यूज़ फायर. सबसे पहले फायर जो थी उसको यूज़ करना किसने शुरू किया? होमो इरेक्टस ने शुरू किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एटाविज्म. एटाविज्म क्या है? जो पहले के पुराने करैक्टर्स हैं, एंसेस्ट्रल करैक्टर्स हैं, वो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं एटाविज्म. जैसे किसी बच्चे में टेल आ गई तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एटाविज्म. ब्रेन साइज ऑफ मॉडर्न ह्यूमन होमोसेपियंस अप्रॉक्सीमेटली. कितना साइज होता है ब्रेन साइज? लगभग 1400 क्रेनियल कैपेसिटी सीसी. ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.